नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से संपूर्ण अध्ययन में। आज हम पढ़ेंगे हमारे अध्याय 9 का पार्ट 2। ठीक है मित्रों, हमारा अध्याय 9 क्या है? सजीव विशेषताएं एवं आवास। ठीक है मित्रों, तो हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे थे जिसमें हम क्या पढ़ चुके थे? यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक हम पढ़ चुके थे? देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पूरा, जिसमें हमने जाना था कि अजैविक घटकों की क्या भूमिका होती है जैविक घटकों के लिए। ठीक है मित्रों, और हमने ये भी जान लिया था मरुस्थलीय आवास के बारे में भी हमने जान लिया था कि मरुस्थल में कोई जंतु किस प्रकार से रहता है और मरुस्थलीय आवास कैसा होता है। ठीक है मित्रों, तो आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे? आज की वीडियो में हम पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। ठीक है मित्रों, तो आइए जानते हैं हम आज पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपने वीडियो जो मेरा पहला वीडियो है उसे ध्यान से देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा होगा तभी आप आज के इस विषय के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो आपको आज के इस विषय को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। ठीक है मित्रों, तो आइए हम आज बात करेंगे आवासीय क्षेत्र। कौन सा आवासीय क्षेत्र? पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है मित्रों, तो ऐसा क्षेत्र सामान्य बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है मित्रों, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ये सामान्यतः क्या होते हैं? बहुत ही ठंडे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बहुत तेज हवा भी चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। ठीक है, तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पे कहीं कहीं पे यहाँ पे हिमपात भी होता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे बहुत तेज हवाएं भी चलती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जंतु की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आपने चित्र 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखे? तो देखिए मित्रों, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो आप इन्हें देख रहे होंगे, ये शंकुनुमा वृक्ष हैं। ठीक है मित्रों, तो ये पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ वृक्ष के चित्र हैं। आइए आगे पढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे, आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ अभी आप नीचे देखेंगे कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं को। ठीक है, यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे वृक्षों को देखा होगा, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? तो नहीं मित्रों, इन ऐसे वृक्षों को आपने सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में ही देखेंगे। ठीक है मित्रों, ऐसे वृक्ष आपको कहाँ मिलेंगे? सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार के वृक्ष आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। आजकल हालांकि कुछ लोग ऐसे अपने क्षेत्र में भी लाके लगाने लगे हैं। ऐसे वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष देखिए, ये हैं पाए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर। ये क्या है? स्नो लेपर्ड है। ठीक है मित्रों, कौन सा लेपर्ड है? ये स्नो लेपर्ड है, ए नंबर। और फिर इसके बाद ये याक है। ठीक है मित्रों, फिर इसके बाद ये क्या है? ये भेड़ है। ठीक है, तो देखिए पहाड़ी तेंदुआ, जो सबसे पहले वाला चित्र देखा था वो कौन था? वो पहाड़ी तेंदुआ था। ठीक है मित्रों, जिसे स्नो लेपर्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये है पहाड़ी। फिर उसके बाद हमने याक देखा था, ये है पहाड़ी बकरी। ठीक है, तो इनका शरीर और इनकी परिस्थितियां किसके अनुकूल है? पर्वतीय क्षेत्र के अनुकूल है। ठीक है मित्रों, आइए अब आगे पढ़ते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के पेड़ जो पर्वतीय क्षेत्र पर पाए जाते हैं, सामान्यतः ये शंक्वा आकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। ठीक है, इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। ऐसे वृक्षों का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये शंक्वा आकार की होती हैं, तो इन पे जब भी बर्फ या जल पड़ता है तो आसानी से जल और बर्फ खिसक जाता है नीचे की ओर। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी
मिल सकती हैं। ठीक है, पर्वतों पर क्या जो अभी वृक्ष हमने देखे थे चित्र में, तो उससे भी भिन्न आकृति के एवं आकार वाले वृक्ष मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए, पर्वत पर जीने के लिए कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। ठीक है, तो पर्वतों पर रहने के लिए कुछ अन्य प्रकार का भी अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले, क्षमा कीजिए थोड़ी सा ये, हाँ मित्र देखिए फिर से हम अपने टॉपिक पे आ गए, थोड़ी सा गलत बटन दब गया था तो इसलिए हम कहीं और पहुंच गए थे। ठीक है मित्रों, तो हो जाता है कभी कभी कुछ बटन अलग गलत दब जाता है। तो आइए फिर से हम पढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहीं की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो पर्वतीय क्षेत्र में जो पाए जाते हैं वो वहाँ के लिए अनुकूलित होते हैं। उनकी क्या होती है, मोटी त्वचा या और फर ठंड से उनका बचाव करते हैं। उन जीव जंतुओं की त्वचा कैसी होती है, बहुत मोटी होती है और उनमें बहुत ही घने बाल पाए जाते हैं। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। ठीक है, तो याक का शरीर कैसा होता है, लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर आप बहुत सारे फर देखेंगे। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर ढालों चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाई पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। ठीक है मित्रों, जैसे जैसे आप जितनी ऊंचाई पे जाएंगे फिर आपको धीरे धीरे पेड़ पौधे मिलना बंद हो जाएंगे। फिर आपको जैसे जैसे और ऊंचाई पर जाएंगे आपको छोटे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको बहुत विशाल वृक्ष देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा पर्वतीय स्थल। अब हम जानेंगे घास स्थल। ठीक है, शेर वन अथवा घास क्षेत्र में रहता है। ठीक है, तो जो हमारा शेर है जंगल का राजा, वो कहाँ रहता है, वो घास वाले इलाके में रहता है जहाँ पर घास पाई जाती है, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र होता है। तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार करता है। ठीक है, तो ये किनको मार के खा जाता है, हिरण जैसे जंतुओं को मार के खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। ठीक है मित्रों, तो आपने शेर की पिक्चर तो जरूर देखी होगी, या आप कहीं किसी चिड़ियाघर में गए होंगे तो वहां पे आपने शेर जरूर देखा होगा। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखो। ठीक है, तो अभी हम नीचे एक शेर एवं हिरण का चित्र देखेंगे। इन दोनों जंतुओं की आंखों उनके चेहरे पर किस प्रकार से स्थित है, क्या वे चेहरे के सामने अथवा पार्श्व में हैं। शेर के अगले पैरों के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पाद उंगलियों के अंदर खींचकर छुपाकर रखते हैं। तो आप नखर समझ रहे हैं, नखर क्या होता है, नखर मतलब उनके आगे के पैर के नाखून। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जो नाखून होते हैं ये उनकी पाद उंगलियों मतलब जो पैर की उंगलियां रहती हैं उनके अंदर ये छिपे होते हैं। ठीक है, ये मुड़ सकते हैं, जैसे हमारी उंगलियां मुड़ सकती हैं इसी प्रकार से उनके ये नाखून है, जो नखर हैं वो लंबे होते हैं, तो वो मुड़ के उन पाद उंगलियों में अंदर छिप जाते हैं। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? तो हाँ मित्रों, बिल्कुल ये सहायता करती है। जब वह शेर क्या है, शिकार करता है मैदान में, ठीक है, या उसे घास के सूखे मैदानों में छिपा के रखता है। जिस प्रकार से वो मटमैला कलर, उसका मटमैला रंग उसे क्या करता है, मैदान में छुपा के रखता है और उसे शिकार करने में मदद करता है। उसी प्रकार से जो उसके नखर होते हैं, लंबे लंबे नखर होते हैं, वो क्या है, हिरण को या अपने शिकार को जैसे ही वो पकड़ता है, उस पे झपट्टा लगाता है तो उसके वो नखर खुल जाते हैं। और किसी भी जो शिकारी जो जानवर है, जो शेर का शिकार है, उस जैसे मान लीजिए उसका शिकार हिरण है, तो हिरण के शरीर में उसके अगले पंजों के जो नखर हैं
वो क्या होंगे, हिरण के शरीर में अच्छे से धस जाएंगे। तो क्या होगा, उसको पकड़ने में आसानी होगी। ठीक है, हिरण क्या होता है, देखिए शेर तेज नहीं भाग सकता, शेर से तेज भागता है कौन, हिरण। तो हिरण को पकड़ने के लिए क्या जरूरत होती है, शेर को जरूरत होती है घात लगाने की। तो वो घात लगाता है, तो जब वो घास में घात लगाएगा तो देखिए ये है हमारा शेर। ठीक है मित्रों, तो देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। तो जो इसका ये कलर है वो इस घास में छुपा के तो ये जो शेर का कलर है वो ये उसे घास में छिपा के रखता है। ठीक है मित्रों, क्या करता है, वो उसे घास में छुपा के रखता है। और जैसे ही हिरण शेर के पास आता है, वो तो घास खाता रहता है अपना शांति पूर्वक, ठीक है, लेकिन ये शेर तो अपना घात लगा के बैठा है। तो जैसे जैसे वो शेर क्या करता है, हिरण को अपने पास आने की इंतजार करता है कि हिरण मेरे पास कब आएगा। और जैसे ही वो जितने पास हिरण आता है, ये झपट्टा मार के उस पे अपने आगे वाले लंबे नखरों को गड़ा देता है उसके पीछे। तो जैसे ही वो गड़ाता है तो वो उसके शरीर में धस जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो जब वो जैसे ही धसेंगे तो वो उसे पकड़ लेता है। ठीक है, शिकार को देखिए आगे पढ़ते हैं। शिकार को पता भी नहीं चलता, चेहरे के सामने देखिए, तो चेहरे के सामने की आंखें शेर को, जो शेर है उसकी आंखें कहाँ होती हैं, चेहरे के सामने, जबकि हिरण की जो आंखें होती हैं उसकी बाजू में होती हैं। आपने चित्र में देखा होगा, देखिए ये चित्र में देखिए ध्यान से, ये हिरण की आंखें कैसी हैं, ये बाजू में है। ठीक है, और लेकिन शेर की आंखें कहाँ हैं, आप देखिए शेर की आंखें कहाँ हैं, ये सामने है, देख रहे हैं मित्रों। तो ये क्या करती हैं, शेर की जो आंखें हैं उसे क्या होता है, उसको दूर तक देखने में मदद करता है। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। ठीक है, एक दूसरा जंतु हिरण जो वन या घास स्थल में रहता है, घास के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है। ठीक है, शेर जैसे जंतुओं की, ठीक है, तो शिकारी की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए। इसलिए उसकी आंखें कहाँ होती हैं, साइड में होती हैं। ठीक है, बाजू में होती हैं, जिससे वह क्या देख पाता है, 360 डिग्री पे वो देख पाता है। मतलब वो जैसे मान लीजिए ये वाली इस तरफ वाली आंख है तो वो इतना एरिया देख पाएगा पूरा, और ठीक है, और इस तरफ वाली आंख है तो वो उसको इतना एरिया दिखाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इतना एरिया देख पाता है, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया देख पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो देख पाता है। उनके लंबे कान शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो उनके क्या, हिरणों के कान भी लंबे होते हैं, जो क्या करते हैं, शिकारी की थोड़ी सी भी अगर हलचल होती है शिकारी की, तो तुरंत ही हिरण क्या होते हैं, भाग जाते हैं वहां से। उनको जरा भी आहट मिली और वो वहां से भाग जाते हैं। उनके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करती हैं। ठीक है मित्रों, क्या करती हैं, खतरा महसूस करती हैं, कर सकती हैं। हिरण तेज गति से शिकारी से दूर भागने में सहायता करती हैं। ठीक है, तो जब भी जैसे भी हलचल होती है तो ये सारी क्रियाएं उसे भागने में मदद करती हैं। शेर, हिरण तथा अन्य जंतु एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास के अनुकूल बनाती हैं। ठीक है मित्रों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से ये शेर और हिरण का खेल चलता रहता है जंगल में। ठीक है, तो शेर कभी कभी सफल होते हैं और कभी कभी असफल होते हैं। ठीक है, इसलिए शेर क्या करते हैं, अपने झुंड में रहते हैं और अपने झुंड के अनुसार घात लगा के वो शिकार करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा लंबे भाग भी नहीं सकते, है ना, इनकी गति उतनी तेज नहीं होती जितनी तेज हिरण की होती है। अब आइए कुछ जलीय आवास के बारे में बात करेंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पे क्या बात करेंगे हम अब, जलीय आवास के बारे में। तो पहला जलीय आवास हमारा क्या है, समुद्र। तो इसमें हम जानेंगे समुद्र में रहने के लिए अनुकूल जानवरों के बारे में। तो समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है मित्रों, तो मछली के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं।
बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। ठीक है मित्रों, तो ये स्क्विड फिश होती है एवं ऑक्टोपस, तो इन जंतुओं का शरीर क्या नहीं होता, धारा रेखीय नहीं होता। तो ये जो जंतु हैं ये समुद्र में तैरते नहीं है। ठीक है मित्रों, ये उथली ऊपर समुद्र के ऊपर नहीं पाए जाते, जैसे ये स्क्विड हो गया और ऑक्टोपस, ये समुद्र में ऊपर नहीं पाए जाते, ये समुद्र में क्या है, गहराई में पाई जाती हैं। ठीक है, तलहटी पे ये रहती हैं। कौन, ऑक्टोपस हो गया और स्क्विड फिश हो गई, ये कहाँ रहते हैं, समुद्र की गहराई में रहती हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है, ये तैर के नहीं, भाग के नहीं जाते कि भाग के किसी शिकार को पकड़ते हैं, ये भी एक जगह आराम से घात लगाए बैठे रहते हैं और जैसे ही कोई क्या आता है, शिकार आता है, उसे झपट के पकड़ लेते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए उनमें गिल होते हैं। ठीक है मित्रों, तो इनमें क्या होते हैं, जब वो चलते हैं तो अपने शरीर को उस प्रकार से ढाल लेते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते, ये सिर पर स्थित नाश द्वार अथवा बात छिद्रों। ठीक है मित्रों, तो इनके आपने देखा होगा डॉल्फिन और व्हेल में ऊपर छेद होता है। ठीक है, तो वो उसके जरिए श्वास को इकट्ठी सांस ले लेते हैं और उस श्वास को लंबे समय तक रोक के रख सकते हैं। ठीक है, ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वार स्वच्छ वायु को अंदर भर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं फिर अपने, जब वो पानी थोड़ी समय बाद ऊपर आते हैं, वापस से सांस लेते हैं और श्वास लेके फिर से समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? तो देखिए मित्रों, आप YouTube पे भी देख सकते हैं किस प्रकार से एक डॉल्फिन करती है, या आप डिस्कवरी चैनल अगर आपके यहाँ आता हो, जियोग्राफिक चैनल आता हो, देखिए मैं यहाँ पे कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में, बस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जलीय जंतुओं के बारे में और इन सारी जंतुओं के बारे में जानना है तो इसका जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जियोग्राफिक चैनल आप देखिए, आप इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये एक प्रकार से पर्यावरण का विषय है। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, एक हिसाब से पर्यावरण का ज़्यादा विषय बनता है, विज्ञान का भी बनता है लेकिन पर्यावरण का ये विषय ज़्यादा बनता है। ठीक है मित्रों, तो आप ज्योग्राफी चैनल को आप देखिए, 1-2 दिन देखेंगे, आपको 1-2 दिन में ही बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगी कि कौन सा जंतु किस प्रकार से रहता है, कितने प्रकार के जंतु होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चैनल आते हैं, आप उन्हें जरूर देखिए। आप तालाब, झील, पहाड़ी, पर्वत सारा कुछ बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, तालाब एवं झील। लेकिन आप उसी में ना लगे रहिए, आप अपनी पढ़ाई भी कीजिए। ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके, नहीं तो आप ये करने लगे कि आप उसी में लगे रहें। अगर आप उसी में लगे रहेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है मित्रों, तो इसलिए आप थोड़ी सा देख लीजिए और समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डिस्कवरी चैनल पे भी इसी प्रकार से मिलेगा। तालाब एवं झील, क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगते देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाएं और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्ती, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित है। ठीक है मित्रों, तो वहां से एक पौधा निकालिए और उन्हें देखिए आप ध्यान से, वो किस प्रकार से है। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये है कुछ जलीय पौधे, तो ये आपको इस प्रकार से दिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये उनकी जड़ें हैं। ठीक है, कुछ जलीय पौधे जल की सतह पर प्लावन करते हैं, मतलब वो तैरते रहते हैं
और आंशिक कुछ पौधे आंशिक रूप से जलमग्न होते हैं। पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये कुछ जड़ ये डूबे हुए हैं पौधे, ये तैर रहा है इसमें। ठीक है, इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी में मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ठीक है, तो जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से क्या करती हैं, जल एवं खनिज पोषकों को अवशोषण करती हैं। परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। ठीक है मित्रों, तो जो स्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें जल से क्या करती हैं, मिट्टी से क्या करती हैं, जल एवं खनिज को लेती हैं। लेकिन जो तालाब के पौधे होते हैं वो तो पहले ही से कहाँ है, वो तो पहले से ही जल में है। तो यहाँ पे जड़ों का क्या काम है, सिर्फ पौधे को तलहटी में जमाए रखना, ना कि वहां से पोषक तत्वों को लेना, क्योंकि वो जल में ही है। तो जल में तो वैसे ही बहुत से पोषक तत्व होते हैं। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लावन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ठीक है, कुछ जल के पौधे क्या होते हैं, पूर्ण रूप से पानी के अंदर डूबे रहते हैं। ऐसे पौधे के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। ठीक है मित्रों, तो आप समझ रहे होंगे, सक्रिय एवं पतली रिबन की तरह, आपने देखा होगा रिबन कैसा रहता है, उसी प्रकार की इन पौधों की पत्तियां होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल उनके बीच से बहता रहता है और पत्तियों को कोई क्षति नहीं होती। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से इन जलीय पौधों की पत्तियां उस हिसाब से अनुकूल हो गई। ठीक है मित्रों, मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रहता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पाद उंगलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। ठीक है मित्रों, तो इनकी पैरों में कैसी होती हैं, जाल नुमा उंगलियां होती हैं। उंगलियों के बीच क्या रहता है, जाल होता है, जो उन्हें तैरने में मदद करता है। आपने कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 7 में सुझाए गए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए वहां पे पत्तियों का एल्बम बनाने कहा गया है अध्याय 7 में। तो जब आप वहां पत्तियों का एल्बम बनाएंगे, तो उस पत्तियों के एल्बम बनाने से आपको क्या होगा, बहुत से पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। कल्पना कीजिए कि यदि आप पृथ्वी के सभी क्षेत्र में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी अधिक विविधता होगी। ठीक है मित्रों, तो अगर आप अलग अलग जगहों के, हमारा विश्व इतना बड़ा है, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो आप पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध जब आप पौधों की पत्तियां लाएंगे या आप उसे गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपके पास बहुत सारा पेड़ पौधों से संबंधित डाटा उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है मित्रों, जो कि उपयोगी हो सकता है यदि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे। पेड़ पौधों के क्षेत्र में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है मित्रों, और आप इस क्षेत्र में आप एक रिसर्चर बन सकते हैं। ठीक है मित्रों, हमारे आसपास के जीव, तो ये हमारा पॉइंट है 9.4, जिसमें हम जानेंगे हमारे आसपास के जीवों के बारे में। अभी हमने जाना आवास के बारे में,
अब हम जीवों के बारे में जानेंगे। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की चर्चा की। अब जो हमारे आसपास मतलब जहां हम रहते हैं, ठीक है, वहां पे कैसे कैसे जीव पाए जाते हैं। अभी तो हमने विभिन्न क्षेत्रों के जीवों के बारे में बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे किन के बारे में, जिस क्षेत्र में आप रहती हैं, ठीक है, जहां आप रहती हैं उस क्षेत्र के आसपास के जीवों के बारे में। जैसे जहां मैं रहता हूं वहां पे कुत्ता, बिल्ली, गाय, सांप, बिच्छू, गिरगिट, ठीक है, एक ब्राह्मणी होती है काली सी, ठीक है, छिपकली, टिड्डे, ये सारे जीव जंतु मेरे आसपास पाए जाते हैं, मेरे घर के आसपास। तो क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले पौधों, वस्तुओं, जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारी सूची में सजीव के कौन कौन से उदाहरण हैं, यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारी सूची में सजीव के कौन कौन से उदाहरण हैं, आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक, काई, वन में पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की कुछ उदाहरण है। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ उदाहरण यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के सुनाए। वृक्ष, आरोही लता, ये सारे क्या हैं, कुछ उदाहरण हैं वन में पाए जाने वाले। इनमें से कौन सा सजीव है, तो देखिए कौन कौन से सजीव हैं। वृक्ष सजीव है, आरोही लता सजीव है, विसर्पी लता सजीव है, छोटे बड़े जंतु सजीव है, पक्षी सजीव है, सर्प भी सजीव है, कीट भी सजीव है। चट्टान क्या है, चट्टान सजीव नहीं है, मतलब ये निर्जीव है। पत्थर भी सजीव नहीं है, मिट्टी भी सजीव नहीं है, जल भी सजीव नहीं है, वायु भी सजीव नहीं है, सूखी पत्ती भी सजीव नहीं है, मृत जंतु भी सजीव नहीं है, छत्रक ये सजीव है, काई भी सजीव है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे सजीव और निर्जीव हमें बताने थे, तो ये सारे इनमें से कुछ सजीव हैं और कुछ निर्जीव हैं। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा इनमें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। ठीक है, तो आपको अपने आसपास देखना है, आप जहाँ कमरे में बैठे हैं वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि सजीव हैं या फिर निर्जीव हैं। अगर आप अभी कमरे में अकेले बैठे होंगे और कमरे में बैठे हैं, ठीक है मित्रों, तो आपको वहाँ पे सारी चीजें ही निर्जीव दिखेंगी। ठीक है मित्रों, एक आप स्वयं होंगे जो कि सजीव हैं अगर आप अकेले बैठे हैं। अब अगर आप मान लीजिए आपके यहाँ पालतू कुत्ता है तो वो क्या हो गया, सजीव हो गया। अगर आपके साथ आपकी माताएं बहनें बैठी हैं, पिताजी बैठे हैं, तो वो क्या हो गए, सजीव हो गए। अगर आपके कमरे में एक छिपकली है तो वो सजीव हो गई। ठीक है, अगर आपके कमरे में मकड़ी लगी हुई है तो वो सजीव हो गई। अगर आपके कमरे में कोई छोटा सा पौधा रखा है तो वो सजीव हो गया। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से। और अगर आप बाहर जाएंगे, अगर आप किसी पार्क में बैठे हैं तो वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको सजीव भी मिल जाएगा और निर्जीव भी मिल जाएगा, और वहां पे आपको बहुत सारे उनके उदाहरण भी मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ उपकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। ठीक है, उपकरण, क्षमा कीजिए, उपकरण नहीं, कुछ प्रकरणों में हमारे लिए सजीव आसान होगा। उदाहरण के लिए हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है। पहेली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का एक छंद पढ़ रही है। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ एक किसके द्वारा, एडवर्ड लियर द्वारा रचित। ठीक है, एडवर्ड लियर ने एक छंद लिखा है, तो ये छंद आइए हम पढ़ते हैं। जिसको पहेली पढ़ रही है उसे हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इस छंद को। मेज ने कुर्सी से कहा, क्या कहा, मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ, एवं अपने पैरों की बेवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सकें। मेज ने कुर्सी से कहा, क्या कहा, मेज ने ये सारी चीजें कुर्सी से कहा। अब कुर्सी ने मेज से क्या कहा, अब तुम जानती हो
जानती हो कभी हम समर्थ नहीं है। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो, जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांसें भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे। हम हम दो पैरों पर क्यों नहीं चल सकते। ठीक है मित्रों, तो ये छंद पहेली ने पढ़ा। अब क्या हुआ, उसके बाद पहेली और बूझो को कविता बहुत मजेदार लगी, क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये ना तो चल सकते और ना ही बोल सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो हम जानते हैं कि मेज और कुर्सी बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक मजेदार छंद है। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर, एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी तरह संसार के सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है। कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं पौधे सजीव हैं। ठीक है मित्रों, देखिए अभी हम आसपास देखते हैं तो जो भी चीज जिंदा है, चल रही है, फिर रही है, इधर उधर जा रही है, तो हम उसे सजीव कह देते हैं। लेकिन कभी कभी हम ये निर्णय आसानी से नहीं कर पाते। अब मान लीजिए पौधों को ले लीजिए, पौधे सजीव हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो चलते ही नहीं है, ये तो बोलते ही नहीं है, क्योंकि सजीव जीव क्या होता है, अधिकतर सारे सजीव जीव बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन पौधों में हम ऐसी कुछ भी क्रिया प्रत्यक्ष रूप से, मतलब हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है मित्रों, लेकिन वो भी सजीव हैं। तो क्यों है सजीव, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं। ठीक है, और वो वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, पौधे वृद्धि करते हैं, फल उनमें लगता है, फूल लगता है, तो इसलिए वो क्या है, सजीव है। परंतु वे कुत्ते और कबूतर की भांति नहीं चल सकते। ठीक है, उनमें सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन वो हमारी भांति नहीं चल सकते। दूसरी ओर अब कार, बस चल सकती हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए कार, बस चल सकती हैं, फिर भी हम उन्हें क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। तो क्यों कहते हैं निर्जीव, क्योंकि वो चलती तो है, लेकिन उन्हें कौन चलाता है, हम चलाते हैं, अपने आप तो चलती नहीं है। हम सभी में, हम जो कार का चालक होगा, जब कार को कोई चलाएगा तभी तो वो चलेगी। ठीक है, तो इसलिए उसको कहाँ रखते हैं, हम निर्जीवों में रखते हैं, क्योंकि ये इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं जिन्हें इंसान ही चलाता है। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कार वृद्धि नहीं करती। ठीक है, कार या बस वृद्धि नहीं करेगी, भले ही चलती है, लेकिन कार या बस वृद्धि नहीं करती। ठीक है, पौधे और जंतु वृद्धि करते हैं, लेकिन कार और बस वृद्धि नहीं करते, मनुष्यों के द्वारा चलते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हों। ठीक है, वृद्धि कर रहे हो, तो क्या इसका अर्थ है बादल सजीव है, नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव में अंतर कैसे करेंगे। क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं। तो हाँ मित्रों, सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। आप स्वयं सजीव का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है मित्र, तो हम जो मनुष्य हैं, हम खुद सजीव का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम अपनी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तु से अलग रखते हैं। अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए, अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधों में भी पाए जाती हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए जैसे मैं आपको कुछ लक्षण अपने स्वयं के बारे में, अपने हम मनुष्यों के बारे में बताते हैं। देखिए संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला लक्षण क्या है, हम सभी भोजन करते हैं। ठीक है मित्रों, हम हमारे मुख से भोजन करते हैं। इसी प्रकार से कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, सारे जो जंतु हैं, सभी जंतु क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है मित्रों, सभी जंतु बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, सभी जंतु
क्या करते हैं? सभी जंतु सांस लेते हैं, सभी जंतु पानी पीते हैं, हम भी पानी पीते हैं, मनुष्य भी अपने संतान पैदा करते हैं, ठीक है, मनुष्य भी भोजन करते हैं, मनुष्य भी सांस लेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें सभी अधिकतर जीवों में आपको कॉमन मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी? सभी जीवों में समान मिलेगी, समान रूप से आपको देखने की मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधों और हम में क्या समानता है? पेड़ पौधों और हम में ये समानता है कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, ठीक है। और असमानता क्या है? हम चलते हैं लेकिन पेड़ पौधे नहीं चल सकते, वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो हाँ मित्रों, जितने भी सजीव हैं सबको भोजन की आवश्यकता होती है। अध्याय 1 एवं 2 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर करता है, ठीक है मित्रों। तो सिर्फ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी हम सभी इन पौधों पर निर्भर हैं, ठीक है मित्रों। इनके द्वारा हम भोजन प्राप्त करते हैं या किसी दूसरे जंतु को मारकर हम, या जो मांसाहारी जानवर है वो किसी दूसरे जंतु को मारकर खाएगा। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन क्या है? हमारे लिए ऊर्जा देता है, जिससे हम सारे अपने जैविक प्रक्रम कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। जो भी हमें क्रियाकलाप करना है वो सारे क्रियाकलाप हम भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके द्वारा हम अपने सारे क्रियाओं को करते हैं। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी कि हम सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है अथवा नहीं होती। तो आप समझ गए होंगे हम सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो क्यों होती है? तो ये लास्ट वाला पैराग्राफ इसका उत्तर है कि हम सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, और हम किस चीज पे हम सजीव भोजन के लिए किस चीज पर निर्भर करते हैं, ये भी हमने इसमें जाना, ठीक है मित्रों। आइए आगे जानते हैं, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? तो हाँ मित्रों, सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होगी, ठीक है। क्या 4 वर्ष पुराना कुत्ता आपको अभी भी ठीक आता है? क्षमा कीजिए, कुत्ता नहीं, ये कुर्ता लिखा हुआ है, थोड़ी सा मैंने गलत पढ़ दिया। क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी वैसे ही फिट होता है या नहीं होता? जैसा 4 वर्ष पहले आता था वैसे ही अभी आता है कि नहीं आता? तो आप पाएंगे आपको वो नहीं आएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा 4 वर्ष का है, ठीक है, क्या है, कोई बच्चा 4 वर्ष का है, अब जब वो 8 वर्ष का हो जाएगा तो क्या उसे 4 वर्ष वाले कपड़े अच्छे से हो जाएंगे? तो नहीं हो पाएंगे, इसे आप अब और नहीं पहन सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन वर्षों में आप लंबे हो गए हों, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप हर समय वृद्धि हो रही है, ठीक है मित्रों। देखिए क्या होता है, हम लंबे होते जाते हैं, लेकिन हमें क्या होता है, कभी कभी इसका आभास नहीं होता कि हम लंबे होते जा रहे हैं, ठीक है, या मोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमें इस चीज का आभास नहीं होता, लेकिन हम में क्या हो गई है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है हम में, ठीक है। कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो कक्षा 6 में है वो अभी छोटे हैं, तो आपको एहसास भी नहीं होगा और आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और इसके बाद कुछ वर्षों में आप वयस्क हो जाएंगे, ठीक है। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगी कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं एवं एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा, ठीक है, चूजा मतलब मुर्गी का बच्चा, ठीक है। मुर्गी का बच्चा क्या होता है, आइए देखते हैं। मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं, ठीक है मित्रों।
जैसे आप अंकुरण वाले में हम जो अंकुरण वाला हमने क्रियाकलाप किया था, उसमें जब पौधा धीरे धीरे बढ़ता है तो पहले वो अंकुरित होता है, नवजात शिशु होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विशाल वृक्ष वृक्ष बन जाता है। ठीक है, तो अगर वो बीही का पौधा होगा, छोटा सा अंकुरण बीही के बीज में होगा तो बीही का विशाल वृक्ष बन जाएगा। अगर वो चना का होगा तो वो छोटा सा, मतलब अंकुरण के बाद वो बहुत बड़ा नहीं, छोटा पौधा बनेगा। ठीक है, छोटा पौधा जिसे हम क्या कहेंगे, पादप कहेंगे। ठीक है मित्रों, जिसके बारे में हमने पिछले अध्यायों में हमने बात की थी। ठीक है, तो ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह के बाद पौधे को देखिए। ठीक है, तो जो आपने पौधे का बीज लगाया है उसे कुछ दिनों, कुछ सप्ताहों या कुछ महीनों बाद देखिए, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, क्या वो बड़ा है अथवा नहीं बड़ा है। आप देखेंगे कि उसकी लंबाई में जरूर ही वृद्धि हो गई होगी। ठीक है, जरूर होगी। ठीक है मित्रों, क्योंकि वो भी क्या है, एक सजीव है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। ठीक है, वृद्धि जो है वो सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? तो देखिए, कोई भी निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं करती, वो स्वयं वृद्धि नहीं कर सकती। उसमें वृद्धि कौन करेगा? कोई सजीव इंसान ही निर्जीव इंसान में वृद्धि कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक लोहे की छड़ है, अगर लोहे या लकड़ी की छड़ है, अब आपको उसको बड़ी करना है तो आप क्या करेंगे? लोहे की छड़ में क्या करेंगे? एक लकड़ी दूसरी छड़ की वेल्डिंग कर देंगे, तो इस प्रकार से वह लोहे की छड़ बड़ी हो गई। तो कोई निर्जीव वस्तु स्वयं से वृद्धि नहीं करती। ठीक है, क्षमा कीजिए, कोई निर्जीव वस्तु स्वयं से वृद्धि नहीं करती। ठीक है, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? तो हाँ मित्रों, सभी सजीव श्वसन करते हैं, इसी कारण वो जीवित रह सकते हैं। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? थोड़ी देर आप अपनी नाक को बंद करके रख के देखिए, आप पाएंगे कि आपको बहुत ही खराब महसूस होगा। ठीक है मित्रों, आप जैसे आपको घुटन महसूस होने लगेगी, आप थोड़ी ही देर के लिए अपनी नाक बंद करके रखेंगे दोनों उंगलियों से। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर, ठीक है, बाहर की जो वायु है वो हम शरीर के अंदर लेते हैं। ठीक है, वो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। इसे क्या कहते हैं? श्वास लेना कहते हैं। तो इस श्वास लेने को क्या कहते हैं? ये एक श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है, श्वास लेना क्या है? श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। ठीक है, तो जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, उसकी कुछ मात्रा का उपयोग हमारा शरीर करता है। हमारे फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन को सोख लिया जाता है, और इस क्रिया में जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे हम श्वास, तो जो इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बनती है उसे हम श्वास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है मित्रों, गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह होती है। इनमें से किसी भी जंतुओं का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए। ठीक है मित्रों, तो अगर कोई इस गाय, भैंस, कुत्ता जब सो रहा हो तो उसका जरूर देखिए वो किस प्रकार से सांस ले रहा है। ठीक है, तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए, वो धीरे धीरे फैलेगा फिर सिकुड़ेगा। ठीक है, यह मंद गति उसकी सांस लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वास सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वास के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि छिपकली के मछली के गिल होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में मिले वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। ठीक है मित्रों, क्या पौधे भी सांस श्वसन करते हैं? तो हाँ मित्रों, पौधे भी श्वसन करते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी
पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। ठीक है, वह कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में निष्कासित कर देती हैं और इसकी जस्ट अपोजिट क्रिया वो रात्रि में करती हैं। रात्रि में क्या करती हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। कौन? पौधे। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। ठीक है, भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है मित्रों, तो वह पौधा श्वसन जो छोड़ता है, जब वह खाना बनाता है तो उसमें वो ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है और अपने भोजन बनाते समय भी जो ऑक्सीजन का उपयोग करता है, तो जो भोजन बनाते समय जो उपयोग करता है उसकी मात्रा कम होती है, और जब उस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन छोड़ता है भोजन बनाने की प्रक्रिया में, तो वो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आइए अगला प्रश्न क्या है? सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो देखिए, उद्दीपन मतलब होता है, क्या होता है उद्दीपन मतलब, बताइए। तो आइए हम इसे आगे पढ़ते हैं। उद्दीपन मतलब क्या होता है? जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए, तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो आपका क्या अनुभव होता है? तो देखिए मित्रों, जब हमें किसी भी चीज को देख के या किसी भी वस्तु से किसी भी प्रकार का अनुभव होता है, ठीक है, तो जब जो वो हमें अनुभव होता है वही क्या होता है? उद्दीपन होता है। ठीक है मित्रों, जैसे कि आपका सबसे प्रिय व्यंजन, अगर आपको बना है प्रिय व्यंजन आपके घर में, तो आपके मुंह में क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा मित्रों। ठीक है, क्या आ जाएगा? आपके मुंह में पानी आ जाएगा। या जब आप कहीं पे नंगे पैर टहल रहे हो, ठीक है, बिना चप्पल के आप टहल रहे हो घास पे, और अचानक से आपको कांटा लग जाए तो आपको दर्द होगा। ठीक है, आप अंधेरे स्थान से अचानक धूप में आते हैं तो क्या होता है? तो आपकी आंखें स्वतः ही क्षण भर के लिए बंद हो जाती हैं। जब तक वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक के लिए वो बंद रहेंगी। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा, उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो जैसे कि आपके मुंह में पानी आ गया, आपका मनपसंद भोजन देख के आपके मुंह में पानी आ गया, तो यहाँ पे उद्दीपन कौन है? आपके मुंह में किसकी वजह से पानी आया? उस भोजन की वजह से। तो भोजन क्या हो गया? उद्दीपन। ठीक है, आपको कांटा लगा तो आपको किसकी वजह से दर्द हुआ? कांटे की वजह से, तो वो क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। ठीक है, तो वातावरण में जो भी परिवर्तन हुआ उसको ही क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? हाँ, बिल्कुल जरूर होती है। खाना देते समय जंतुओं के व्यवहार को ध्यान से देखो। अगर किसी जंतु को बहुत जोर से भूख लगी होगी, या आप गाय को रोटी देते होंगे, या कुत्ते को बिस्किट या कुत्ते को खाना देते होंगे, तो आप उन्हें देखिए वो किस प्रकार से, कोई भी गाय या कुत्ता कितनी जल्दी आपके पास आता है। ठीक है, अचानक से वो बहुत ही चैतन्य अवस्था में आ जाते हैं और तुरंत आके वो हमारे हाथ से रोटी खा लेंगे, या जो भी कुछ हम उन्हें देते हैं खाने, वो खाने की चीज को खा लेते हैं। जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? तो आप पाएंगे कि वो जल्दी से उड़ जाएगी। एक जंगली जानवर पर तीव्र प्रकाश डालिए तो वे भाग खड़े होते हैं। ठीक है, तो आप कोई अगर जंगली जानवर है, आप उसके ऊपर क्या डालिए? तेज प्रकाश डालिए, तो वो तुरंत ही भाग जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार यदि रात में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीपित करते हैं तो कॉकरोच अचानक क्या होते हैं, अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? तो मित्रों आपको इसके कुछ और उदाहरण भी देना है, तो आप क्या दे सकते हैं। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय खिलते हैं और कुछ पौधों के पुष्प हैं जो सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, जैसे कि सूरजमुखी का पौधा। ठीक है मित्रों, तो जो सूरजमुखी का पौधा होता है तो वो क्या होता है, जब सूर्य निकलता है तभी वो ऊपर सूरज की तरफ होके खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे सूरज जिस दिशा में घूमता है उसी दिशा में सूरजमुखी का फूल भी घूमता जाता है। ठीक है मित्रों, देखिए जैसे छुई मुई का पौधा, तो जैसे ही आप छुई मुई का पौधा आप छुएंगे वो तुरंत ही मुरझा जाएगा। ठीक है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो छुई मुई के पौधे को क्या कहते हैं, गुल मेहंदी का पौधा भी कहते हैं। यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण थे। ठीक है मित्रों, अब आइए अब है क्रियाकलाप 4 जिसे हम पढ़ते हैं। ये क्या है क्रियाकलाप 4? एक कमरे की खिड़की जिसमें दिन के समय क्या आती है, धूप आती है, के पास एक पौधे का आपको गमला रखना है। ठीक है मित्रों, क्या करना है, इसके पास एक खिड़की के पास एक पौधे का गमला रखना है। इस प्रकार से आप चित्र में देख सकते हैं, ये खिड़की से धूप आ रही है और यहाँ पे ये पौधा रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको देखना है। ठीक है, तो आप इसे देखिए किस प्रकार की क्रिया करता है। गमला रखिए, कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहिए। ठीक है, तो आपको वहां गमले रख देना है खिड़की के पास में और उसमें आपको नियमित जल देते रहना है। क्या यह पौधे खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? तो आप पाएंगे ये सीधा वृद्धि नहीं करेगा। ठीक है, ये खिड़की की तरफ तिरछा वृद्धि करेगा, ये ऐसे वृद्धि नहीं करेगा सीधा। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे ये खिड़की है तो ये खिड़की की तरफ इस तरफ से ऐसा वृद्धि करेगा। ठीक है, जहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो, ठीक है, उसी तरफ मुड़ जाएगा। यही क्या है, यही उद्दीपन क्रिया को, पौधों में उद्दीपन क्रिया को दर्शाता है। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन की अनुक्रिया को दर्शाते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए यहाँ पे पौधे की परिवेश में क्या परिवर्तन हुआ कि उसको प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, खिड़की की तरफ से। ठीक है मित्रों, ये चित्र में आप देख सकते हैं पौधे को प्रकाश कहाँ मिल रहा है, खिड़की की तरफ से। तो वो किस तरफ अनुकूलित होने लगा, किस तरफ मुड़ने लगा, खिड़की की तरफ। ठीक है मित्रों, अगर यही पौधा खुले में रखा होता तो कैसा बढ़ता, सीधा बढ़ता। ठीक है मित्रों, तो आइए अब देखते हैं आगे सजीवों में उत्सर्जन। अब देखिए जब सजीव खाएंगे पिएंगे, ठीक है, तो अब वो कुछ ना कुछ उत्सर्जित भी करेंगे। ठीक है, तो आइए अब यही हम यहाँ पे जानेंगे। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। ठीक है, तो जो भी हम इंसान है, जो भी कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, जो भी कुछ ये सारे जीव जंतु खाते हैं, तो जो भी कुछ हम खाते हैं उसका हम पूरा उपयोग नहीं करते। तो क्या होता है, आहार का केवल कुछ ही भाग जीव की शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है, तो क्या होता है, जो शेष भाग बचा होता है वह अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर से कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को ही क्या कहा जाता है, उत्सर्जन। ठीक है, जैसे कि हम पानी पीते हैं तो पानी पी लिया, अब प्यास लगी थी तो पानी पी लिया, अब हमें फिर उसके बाद टॉयलेट लगती है या हमें लघु शंका लगती है तो हम उसे हम मूत्र विसर्जन के द्वारा पानी को उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से हम खाते हैं तो वो हमारा जब भोजन पूरा पच जाता है तो हम उसे सुबह के समय दीर्घ शंका में जाके उसे हम निकाल देते हैं, उसे हम उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारे शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया चलती है। हमें पसीना आता है तो पसीने के द्वारा भी हम जल को उत्सर्जित करते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है?
हाँ, पौधों में भी उत्सर्जन होता है, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग अलग होता है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किया जाता है, जिससे जिससे क्या होता है, जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। ठीक है मित्रों, उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। ठीक है मित्रों, तो उत्सर्जन क्या है? सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो हाँ मित्रों, जितने भी सजीव हैं सभी सजीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन आप समझ गए होंगे। प्रजनन का अर्थ होता है अपने ही जैसे किसी एक जीव को अपने ही शरीर से उत्पन्न करना। ठीक है, क्या आपने कभी कबूतरों अथवा किसी पक्षी के घोंसले, ठीक है, नीड मतलब घोंसले को देखा है? वे नीड में अंडे देते हैं। ठीक है, कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनमें से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। ठीक है, मैं तो देखिए इस प्रकार से इस चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार से पक्षी अंडे देते हैं और चित्र बी में पक्षी के बच्चे उसमें से निकल आए हैं। तो ये क्या है? नवजात उत्पन्न हुए हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रजनन द्वारा का क्या करते हैं? जंतु अपने ही समान संतान को उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जबकि कुछ जंतु शिशु निकालते हैं। ठीक है मित्रों, तो कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडे देते हैं, फिर अंडे में से शिशु निकलता है। जैसे देखिए जितने भी ये कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, गाय हो गई, मनुष्य हो गए, तो ये सारे क्या हैं? शेर हो गया, भालू हो गया, हिरण हो गया, और भी बहुत से जीव जंतु हैं जो क्या करते हैं? सीधे के सीधे बच्चे देते हैं। ठीक है मित्रों, अपने ही जैसे बच्चे अपने शरीर से निकालते हैं। तो इस क्रिया में नर और मादा की पूर्ण भूमिका होती है। ठीक है मित्रों, दोनों ही पूर्ण रूप से एक दूसरे का साथ देके इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके द्वारा उन्हीं के समान संतान पैदा होती है। पौधे भी प्रजनन करते हैं, जंतुओं की तरह पौधे भी प्रजनन करते हैं। ठीक है मित्रों, बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है मित्रों, बहुत से पौधे क्या करते हैं? बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे कलम द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, उनकी जब हम कलम लगा देते हैं तो वही का वही पौधा दूसरी जगह जाता है। ठीक है, पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधा उगा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार एक पौधे के जैसा दूसरा पौधा आ गया। ठीक है, कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधों को उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू की कलिका अपने भागों से नया पौधा बनाता है। ठीक है मित्रों, तो आलू के कलिका से, ठीक है, कलिका वाले भाग से क्या बनता है? नया पौधा बनता है। तो आलू का बीज नहीं होता, वो उसमें कलिका पाई जाती है, उसे ही काट के जमीन में लगा दिया जाता है, जिससे एक नया पौधा बनता है और उसमें आलू होते हैं। ठीक है मित्रों, आलू की सुप्त कलिका से उगाया गया एक पौधा। तो इस प्रकार से वो कलिका लगा देते हैं और फिर ऐसे जमीन में ढेर सारे आलू आ जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ना। ठीक है मित्रों, क्रियाकलाप 5। अब ये क्रियाकलाप 5 है हमारा। गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए। ठीक है, तो आप गुलाब या मेहंदी की एक कलम लीजिए और उसे आप कहाँ लगा दीजिए? जमीन में लगा दीजिए। तो इस कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है। ठीक है, तो कलम से पौधा बनाना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश ना होए। ठीक है मित्रों, क्या होता है, कभी कभी हमने उसे अच्छे से नहीं काटा, ठीक है, अच्छे से पानी नहीं दिया, तो क्या होगा? उससे पौधा नहीं निकलेगा। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधा बनाने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है मित्रों, तो आपको प्राप्त करना है ये जानकारी कि किस प्रकार से कलम लगाई जाती है। वैसे आप उसे काट के लगा देंगे तो उससे पौधा आ जाता है। ठीक है मित्रों, सभी प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधि भी भिन्न प्रकार की होती है। ठीक है,
आइए अब अगला प्रश्न क्या है, क्या सभी सजीव गति करते हैं। तो अब इसमें हम जानेंगे कि सभी सजीव गति करते हैं अथवा नहीं। ठीक है मित्रों, गति से आप अर्थात समझ रहे होंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान वो चल के जाते हैं कि नहीं। देखिए हमने अध्याय 8 में इस बारे में बात की थी। ठीक है, हमने जंतुओं की गति की विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गतियां भी दिखाई देती हैं। ठीक है मित्रों, जिसमें हमने जाना था कि पक्षी है तो पक्षी अपने पंखों के द्वारा उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अगर कोई इंसान है या स्थल पे चलने वाला कोई जंतु है तो वह अपने पैरों से चल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। पौधों के विषय में क्या विचार है, क्या वे भी गति करते हैं। तो नहीं, सामान्यतः वो पौधे एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से पौधों में भी गति होती है, लेकिन वो अलग प्रकार की है। ठीक है, वो चलने फिरने वाली गति नहीं है, वो अपने ही अंदर में संवहित करते हैं। विभिन्न जल हो गया, जैसे विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ हो गए, तो पौधा अपने अंदर के भागों में इन सब चीजों को संवहित करता है। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति देखी है। पुष्प का खिलना एवं बंद होना, ये भी एक पौधे की गति है। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं। ठीक है मित्रों, तो किस प्रकार से वो अनुक्रिया करते हैं। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण है। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो क्या इनकी गति सजीवों की गति के समान है। नहीं मित्रों, बिल्कुल नहीं है। देखिए, कार, बस और कागज का छोटा टुकड़ा, तो कार और बस जब तक कोई इंसान नहीं चलाएगा तब तक वो चलेंगे नहीं। ठीक है, कागज का टुकड़ा कैसे, हवा के द्वारा उड़ेगा। इसी प्रकार से बादल भी किसके द्वारा उड़ते हैं, हवा के द्वारा उड़ते हैं। प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है मित्रों, मृत्यु जीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। ठीक है, मृत्यु सभी सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्ष तक तभी अस्तित्व में रह पाती हैं जबकि वह प्रजनन कर सकें। ठीक है मित्रों, प्रजनन करके संतान उत्पन्न कर सके तभी वो अस्तित्व में रहेगा, नहीं तो वह उस प्रकार का जीव खत्म हो जाएगा अगर वह संतान उत्पन्न करना बंद कर दे। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना रह सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति भी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता है। ठीक है मित्रों, तो एक कोई सजीव है वो बिना प्रजनन के रह सकता है, लेकिन वह चाहता है कि उसकी प्रजाति अस्तित्व में रहे, तो उस जीव के जो सदस्य हैं उन्हें प्रजनन करना ही पड़ेगा, तभी उनकी प्रजाति रहेगी, नहीं तो उनकी प्रजाति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है मित्रों, हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुएं कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु भी होती है। ठीक है मित्रों, क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कार, साइकिल, घड़ी, नदी का जल गति करते हैं। ठीक है मित्रों, ये सारे गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल का आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है। हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं।
सामान्यतः सजीव में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देते। ठीक है मित्रों, एक निर्जीव वस्तु जैसे कार ले लीजिए, तो कार चल सकती है लेकिन उसमें सजीवों के कोई अन्य गुण नहीं होगा। घड़ी भी टिक टिक करती है, ठीक है मित्रों, तो वो करती है टिक टिक, वो भी चलती है, लेकिन क्या उसमें सजीवों के अन्य गुण हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है उनमें सजीवों के अन्य गुण। सामान्यतः सजीव में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देते। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो हाँ मित्रों, हमें निर्जीवों में मात्र कुछ ही लक्षण दिखाई देते हैं जो सजीवों में होते हैं। इस विषय की और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरण मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? मूंग के बीज के, क्या यह जीवित है? क्या यह दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है? क्या महीनों तक दुकान में रखे बीजों को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन हुआ था? तो इनमें ये सब कुछ भी नहीं हुआ था। हमने देखा कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई देते हैं अथवा नहीं। जैसे कि हमने बीज देखा, ठीक है, तो बीज तो एक सजीव चीज है, लेकिन कब हुआ वो सजीव? वो सजीव जब हुआ जब हमने उसको मिट्टी में डाल दिया, तब वह क्या हुआ? सजीव हुआ। ठीक है मित्रों, फिर जीवन क्या है? तो अब हमें इसका उत्तर मिलेगा कि फिर जीवन क्या है। गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? तो आप जब गेहूं की बोरी में हाथ डालेंगे तो आपको कुछ गर्मी महसूस होगी। गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों की श्वसन के कारण हुई। ठीक है मित्र, तो जो बीज हैं, गेहूं के बीज हैं, वो क्या कर रहे हैं? श्वसन कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, इसी कारण से हमें उसमें गेहूं की बोरी में क्या होती है? गर्मी महसूस होती है। हमने देखा कि बीजों में श्वास की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतनी सक्रिय नहीं होते। ठीक है मित्रों, तो जब बीज रहता है, जब हमने उसे एक बोरी में भर के रखा है एक दुकानदार के पास, वह जीव उसके भंडार गृह में सुरक्षित रखा है, तब भी वो सिर्फ एक प्रक्रिया करते रहते हैं जो कि है श्वसन की, और बाकी उसमें कोई अन्य प्रक्रियाएं नहीं चलती रहती। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है इसका उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ था। ठीक है, तो हम आसपास देखकर कह देते हैं, जब हम प्रकृति के पास में बैठे हों, किसी जंगल में बैठे हों, ठीक है, और उस जंगल को, खास तौर पे हम उस जंगल को ऊपर से देख रहे हों, किसी पहाड़ी पे बैठ के हम सारा जंगल देख रहे हों, उसमें हमें अच्छी अच्छी चिड़ियों की आवाज़, चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आ रही हो, ठीक है, तो अगर इस प्रकार का दृश्य है तो हम कह देते हैं कि जीवन कितना सुंदर दिख रहा है। अब देखिए, ये इस पाठ में कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसे अनुकूलन, आवास, जलीय आवास, सजीव, जैव घटक, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन,
वृद्धि एवं उद्दीपन। ठीक है मित्रों, तो इन सभी के बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब आइए सारांश देख लेते हैं। सारांश क्या है? किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। तो ये क्या है? ये आवास की एक परिभाषा है कि आवास किसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, ये अनुकूलन की परिभाषा हो गई। आवास अनेक प्रकार के होते हैं परंतु सामान्यतः इनमें स्थलीय एवं जलीय आवास में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आवास अनेक प्रकार के होते हैं लेकिन सामान्य तौर पर सिर्फ जलीय और स्थलीय आवास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है मित्रों, पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाती हैं। ठीक है, और अजैविक घटक कौन से होते हैं? मिट्टी हो गई, पत्थर हो गई, वायु, जल, ये सारे अजैविक घटक हैं। ठीक है मित्रों, अब आइए आते हैं हमारे अभ्यास पे। अभी थोड़ी सा कुछ और बचा है। अजैविक घटक देखिए, मैंने आपको अभी बताया, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप, ये सब हमारे परिवेश के अजैविक घटक हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे श्वास, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुकूल, अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। ठीक है मित्रों, आइए दोस्तों अब हम अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, तो हमारा पहला प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं? तो देखिए, ये ऊपर इसकी आवास किसे कहते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आवास किसे कहते हैं। देखिए, ये है इसका उत्तर, किसी स्थान या परिवेश जिसमें पौधे एवं जंतु अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो इस आवास में जीव जंतु अपने सारे क्रियाकलाप करते हैं, अपने सारे क्रियाकलापों का निर्वाह करते हैं और इसी परिवेश में वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसी परिवेश में वे अपना भोजन, अन्य सारी अन्य प्रकार की चीज़ें करते हैं, अपना भोजन जुटाते हैं। ठीक है मित्रों, अपने परिवार की रक्षा करते हैं, तो ये उनका आवास कहलाता है। अब आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन किस प्रकार अनुकूलित है? तो कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस तरह अनुकूलित है? तो इसके लिए हमें 2-3 पॉइंट लिखने होंगे। जैसे कैक्टस की पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं जिन्हें हम सूल कहते हैं। तो इसी वजह से कैक्टस के पौधे कम बाष्पोत्सर्जन करते हैं। ठीक है मित्रों, उनमें जो कैक्टस में है बाष्पोत्सर्जन की दर बहुत ही धीमी होती है। और इसके अलावा जो मरुस्थल में पौधे होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ कारण हैं जिस वजह से कैक्टस मरुस्थल के अनुकूलित है। अब आइए रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या बताना है हमें? आइए देखते हैं क्या बताना है, पढ़ते हैं हम इसे। पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास में रहने योग्य बनाते हैं खाली स्थान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अनुकूलन कहलाता है। ठीक है मित्रों, उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन। तो पहले वाले खाली स्थान का उत्तर है अनुकूलन। दूसरे का है स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे स्थलीय आवास कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब इसी प्रकार से तीसरा वाला है, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जलीय आवास कहते हैं। ठीक है, जो जल में रहते हैं उनके आवास को जलीय आवास कहेंगे, जो स्थल में रहते हैं उनके आवास को स्थलीय आवास कहेंगे। अब इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, चौथा खाली स्थान है, मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के खाली स्थान घटक है, किसी आवास के खाली स्थान घटक है। तो कैसे घटक है? अजैविक घटक है। ठीक है मित्रों, अब आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा खाली स्थान क्या है? हमारे परिवेश में होने वाली
होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसका है उद्दीपन। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप खालिस्तान भर लीजिए। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो क्या है प्रश्न नंबर 4? निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तु है? तो कौन कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। थोड़ी सा मेरा हाथ लग गया तो मेरा कुछ सामान गिर गया। ठीक है मित्रों, उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। तो आइए हम अपना प्रश्न 4 करते हैं। देखिए आप सिर्फ मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिए और आसपास की कोई भी अन्य प्रकार की अजीब सी आवाज़ें आती हैं उसका ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मेरा जो रूम है वो ऊपर है, तो जो भी आसपास की आवाज़ें हैं सीधे आती हैं। ठीक है मित्रों, तो कृपया उन पे ध्यान ना दें, आप जो मेरी आवाज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करें। तो प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित सूचियों में कौन सी निर्जीव वस्तु है? तो इनमें से हमें निर्जीव छांटनी है। तो हल क्या है? निर्जीव है। छत्रक, हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, ये सारी कैसी हैं? निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है मित्रों, जलकुंभी और केंचुआ क्या है? सजीव वस्तु है। नीचे ऐसे निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जिनमें, 5वां प्रश्न क्या है हमारा? किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिनमें 2 लक्षण दिखते हो। किसके? सजीवों के 2 लक्षण दिखते हो। ठीक है मित्रों, तो देखिए वो हो सकता है बादल। ठीक है, देखिए बादल में क्या है? एक तो बादल चलते हैं, ठीक है, हवा में वो चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं और वो आकार में भी वृद्धि करते हैं। ठीक है मित्रों, आप कुछ और उदाहरण भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें 2 गुण देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम बस बोले, बस, कार, ट्रेन, ये सारी चीज़ें चल सकती हैं। ठीक है मित्रों, लेकिन ये और दूसरा इसमें लक्षण नहीं है जो कि सजीवों में होता है। ठीक है, अब अगला है 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश थी? ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कौन सी निर्जीव वस्तु किसी सजीव का अंश थी। तो हमें ये बताना है ये किसका अंश थी। ठीक है, तो जैसे मक्खन किसका अंश था? मवेशी के दूध का। ठीक है, तो मक्खन बनने से पहले ये दूध था, और दूध किसका अंश होता है? हम गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध पीते हैं, तो ये एक मवेशी का अंग था। चमड़ा, इसी प्रकार से चमड़ा भी एक जानवर का अंश था बनने से पहले। मृदा किसका अंश होती है? वैसे तो मृदा नॉर्मली हम बोले तो ये निर्जीव होती है, ये किसी भी जीव का अंश हमें से नहीं कह सकती। ऊन किसका होता है? भेड़ से मिलता है, याक से मिलता है। ठीक है, बिजली का बल्ब किसका अंश था? बताइए, ये भी किसी का अंश नहीं होता। खाद्य तेल, हाँ खाद्य तेल जरूर होता है। खाद्य तेल पहले बीज पौधे का अंश होता है। ठीक है, जैसे सोयाबीन का तेल तो किससे मिलता है? सोयाबीन से। ठीक है, तो सोयाबीन पहले क्या था? पौधे का एक अंग था। नमक किससे मिलता है? नमक तो समुद्र से मिलता है, और समुद्र भी क्या है? निर्जीव है। सेब किसका हिस्सा था? एक पौधे का। ठीक है, रबड़ भी हमें पौधे से मिलती है। ठीक, रबड़ भी 2 प्रकार की होती है, एक कृत्रिम होती है और एक प्राकृतिक रबड़ होती है। ठीक, तो रबड़ के पौधे से रबड़ मिलती है। तो देखिए इसमें मृदा, बिजली का बल्ब और साथ में नमक, ये निर्जीव भी होते हैं, ये किसी भी सजीव के अंश नहीं होते। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। सजीव के विशिष्ट लक्षणों की सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो हमें सजीवों के लक्षण बताने हैं। तो देखिए बहुत से लक्षण होते हैं सजीवों में, जैसे सजीव श्वसन क्रिया कर सकता है, सजीव प्रजनन कर सकता है, सजीव भोजन कर सकता है। ठीक है, सजीव चल सकता है, सजीव देख सकता है। ठीक है, और भी आप बहुत सी चीज़ें, बहुत से विशिष्ट लक्षण सजीवों के लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, सजीव शिकार करता है। ठीक है, सजीव दौड़ सकता है, सजीव देख सकता है, ऐसे कई लक्षण आपको सजीवों के मिल जाएंगे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है?
संकेत घास आवास में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। देखिए क्या होता है, घास के मैदानी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से जो हमारे शाकाहारी जंतु होते हैं जैसे हिरण हो गया, जंगली भैंसे हो गए, जंगली बिल्डर बीस्ट बोलते हैं जिनको, जंगली गाय हो गई, ठीक है, तो ये सारे चीज इनको पेड़ पौधों के पीछे छुपने नहीं मिलता, ठीक है। तो इसी के कारण ये शिकारियों की आंखों में, शिकारियों की नज़रों में सीधे जो शिकारी जानवर होते जैसे कुत्ता हो गया, ठीक है, कुत्ते हो गए, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घे, शेर, चीता, तेंदुआ, इनकी नज़रों में वो सीधे सीधे आ जाते हैं। इसलिए जो घास में रहने वाले जो जंतु होते हैं उनको अपना अस्तित्व बनाने के लिए गति की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि वो घास तो इतनी बड़ी होती नहीं है कि वो उसमें छिप सकें, इसी वजह से उन्हें गति की आवश्यकता होती है, ठीक है मित्रों, ताकि वो शिकारी जानवर के हाथ में जल्दी से ना आ पाए, ठीक है मित्रों। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये पाठ, ये अध्याय है ज़रूर समझ में आया होगा। ये जो अध्याय था मेरा 2 भागों में था। पहला भाग इसका पहले ही डाला जा चुका है, जिसे आप देख लीजिए, ठीक है मित्रों, और दोनों भागों को आप एक साथ भी देख सकते हैं। जब दोनों, इसके बाद जो पहला भाग डल गया, अब इसके बाद ये दूसरा भाग रहेगा, तो आप ध्यान से देखें दोनों भागों को और अपने डाउट्स क्लियर करें, ठीक है। जो भी आपको समस्या है पाठ में, आप बार बार पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से इसकी वीडियो लाऊंगा तो आप उससे भी समझ सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।